उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट ये इसलिए हॉट सीट बन गई है इस बार क्योंकि कर्नल कोठियाल जो आम आदमी पार्टी का सीएम फेस हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी हम आम आदमी पार्टी के जो पार्टी ऑफिस है उत्तरकाशी में वहीं पे हैं। तो चलिए, कर्नल कोठियाल अंदर हैं, हमें उनके साथ में टाइम मिला है तो उनसे मिलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं और तमाम सवाल कर्नल कोठियाल से जुड़े हुए जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं, उनसे जानेंगे। हेलो सर, हाय, आई एम राहुल, ही इज अक्षत। अक्षत क्या हाल है? तो क्या तुम तो लोग सर अभी आप कैसे लोग कैसे यहाँ लोगों कैसा से काम- कैसा चल रहा है सर आपका पॉलिटिकल कैंपेन? फौजी बन रहा है पॉलिटिशियन। तो कैंपेन तो बोलूँगा कि एक तरतीब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान विश्राम वाला नहीं, नमस्कार हाथ जोड़ और नोट देने वाला नहीं, पर एक स्ट्रेटजी के तौर पे कि किस प्रकार से पहले तो यहाँ पे टीम डिप्लॉय होनी चाहिए। कैसे, जो लोग बोलते हैं ना पन्ना प्रमुख और वो लेवल, अब वो हमको नहीं आता, लेकिन हमको ये पता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से हो, वन मैन टॉप हम हो गए, हमारे नीचे कैसे इस उत्तरकाशी में हमने 7 अलग अलग मंडलों में डिस्ट्रीब्यूट करा है। हर मंडल के नीचे 5 सेक्टर्स, तो उनके सबके इंचार्ज हैं एंड हर सेक्टर में अराउंड 4 to 5 बूथ इंचार्ज हो गया। बूथ इंचार्ज की हम ट्रेनिंग करते हैं, अभी दिखाऊंगा ऊपर एरिया जहाँ पे कि रेगुलर इनको बुला करके इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी ब्रीफिंग होती है कि हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ एंड देयर आफ्टर बूथ इंचार्ज कैसे गांव वालों की प्रॉब्लमों को बूथ इंचार्ज कैसे हमको एक आजकल तो ये अपना डिजिटल सिस्टम है सारा, उसके जरिए भेजता है और उसको फिर कैसे हमारे कॉल सेंटर वाले, जो हमने एक कॉल सेंटर बना रखा है, वो रेगुलरली कॉल करके और फिर अपडेट देते रहते हैं। इसके साथ कुछ हमारी ग्राउंड कैंपेन टीम्स हैं, तो हर मंडल में कोई 4-5 टीम्स हैं जो रेगुलरली गांव में जा रही हैं और गांव में जा कर के उन आइडियाज़ को समझा रही है जो आम आदमी पार्टी के हैं, किस प्रकार से हम ज़मीन में इनको अमल करेंगे और उनसे फिर इनपुट्स लेकर के लोगों को बोल रही हैं साइलेंटली ओपनली विच एवर वे सपोर्ट आर कॉज। लोग वॉलंटियर यहाँ पे कई ज्वाइन करने आ रहे हैं तो उनकी ज्वाइनिंग ऊपर हो जाती है। कई हैं ऊपर वाले उसमें रूम में कॉल में, कई हैं जो आकर के डिस्कस करना चाहते हैं, तो बीच बीच में हम उनसे यहाँ पे सम्मेलन करते रहते हैं। दिस इज़ ब्रॉडली हाउ वी आर कंडक्टिंग दिस कैंपेन। तो ये आपका एक तरह से पॉलिटिकल वॉर रूम है। हाँ, इसको हम बोलते हैं ऑप्स रूम, ऑपरेशन रूम, वॉर रूम। ओके, वॉर रूम टिपिकल मिलिट्री टर्म। हाँ, एक दिमाग में है ना, तो उसी को लेके चलते हैं। तो कोई उसे वॉर रूम बोलेगा, हम उसको ऑप्स रूम बोलते हैं। तो आप हमें पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाइए और अपनी टीम से एक मुलाकात करवाइए। कैसे आपकी कितनी टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं और किस किस तरह का काम असाइंड है किस किस तरह की टीम को? ये हमारा हो गया एक डेस्क, जैसे बोलते हैं जैसे रिसेप्शन, तो ये हमारा हो गया आरपी, रेजिमेंटल पुलिस या ओके। आरपी प्लेस। जब भी कोई आएगा तो इनसे मिलेगा, ये फिर उसके बाद में बताते हैं कि आपने फलाने, वो हमारा जो डेस्क है वहाँ से एक टाइप का कॉल सेंटर चलता है। फिर यहाँ पे बीच में ट्रेनिंग चलती है, तो ये आरपी बताएगा किसने कहाँ पे जाना है, किसने ऊपर जा कर के कॉल सेंटर में इनपुट देनी है या इसका कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें। ओके। और यहाँ पे आपकी मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं या ये पर्टिकुलर एक किसी काम के लिए असाइन किया डेस्क है? ये भी एक सॉर्ट ऑफ कॉल सेंटर है। ये है हमारा कैप्टन तेजपाल नेगी, हेलो। 2 बार का एवरेस्टर है ये, इसको सेना मेडल मिला है, विशेष सेवा मेडल मिला है, यूएन मिशन में रह चुका है। तो ये यहाँ पे हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट को आप बोलें कि सेकंड इन कमांड 2IC मेरी पलटन से है, गढ़वाल राइफल। ये मनोज सेमवाल है, ये मेरी पलटन से है, गढ़वाल राइफल। ये 18 साल से मेरे साथ में है। ये करण है, करण ने पहले कैंपेन्स कंडक्ट कराए, लेकिन इसे पता है असली चीज़ सीखने वाली, अगर IPAC एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है तो वो सीखने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? कर्नल अजय कोठियाल की टीम के साथ में काम करो, अपने आप कैंपेन देखते हैं कैसे होते हैं। ये सारे हमारे मेरी टीम के हैं जो यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं चीज़ें। अभी वो क्योंकि शाम हो गई तो लोग चले भी गए, बट रात के टाइम पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी, वॉलंटियर एक्टिविटी होती रहती है। तो ये आप 2 फ्लोर्स पे आपका ये ऑफिस चल रहा है? हाँ, एडहॉक सिस्टम है। नीचे पहले वो जैसे होता है बेसमेंट गैराज, उसको हमने कवर कर दिया तो वो हमारा एक सेटअप बन गया। ओके। ये हमारा इसमें ये जो बैठे हैं होटल सिस्टम, रेस्टोरेंट सिस्टम,
ओके, तो ये इसमें- कैफ़े एक शॉर्ट ऑफ कैफ़े। नहीं, हाँ ये है कॉल सेंटर कैफ़े। ओके तो 4-4 5-5 बैठते हैं। ओके जब लंच की बारी आती है तो पीछे हमारा कुक हाउस है, ओके वहीं से होता है। तब इसको एक लाइन में लगा देते हैं और कोई ज्वाइनिंग है किसी को, जब हम सेंट्रली कुछ ब्रीफ करते हैं तो इसी को हम कन्वर्ट करके एक ओपन हॉल टाइप बना देते हैं। ओके। तो कैसा रिस्पांस, आप कितने दिन से गंगोत्री में हैं? अभी आपकी प्लेस को ही हमने थोड़ा सा अपने इस बारहमासा के लिए थोड़ा सा एक कॉर्नर आपका ले लिया है थोड़ी देर के लिए। आपने बड़ा अच्छा सिखा दिया, इसको ऐसे ही बना के रखेंगे हम। खाली बीच का बस एक गमला हटा देंगे सो दैट पीपल कैन गो यूज दिस प्लेस टू गो दैट साइड ऑल्सो। आप लोगों से तो सीखने की चीज़ है, हाउ टू क्रिएट अ सेटअप। तो कितने दिन हो गए हैं आपको गंगोत्री में इस बार? मेरे को हो गए, मतलब क्योंकि पूरे उत्तराखंड में घूम रहा हूँ तो सब जगह फोकस करना एक ज़रूरी भी है, लेकिन यहाँ से मेरे को कंटेस्ट भी करना है। तो यहाँ पे बीच बीच में आता था मैं, कभी 5 दिन 7 दिन। अभी इस बार जब से ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो रैलीज नहीं होनी है, तो उस पीरियड में मैं यहीं पे हूँ और डोर टू डोर जा करके कर रहा हूँ कोई 12-15 दिनों से। अच्छा, हम लोग अभी जब आ रहे थे देहरादून से और उत्तरकाशी तक, तो इस बीच बहुत सारे लोगों से मिलते हुए आए। तो जितने भी लोगों से मिले और उनकी पर्सनल ओपिनियन तो लोगों की आपके बारे में बड़ी अच्छी है। लोग कर्नल कोठियाल को पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जोड़ देते हैं कि सही व्यक्ति एक गलत पार्टी में है। अब ये तो पता है क्या है, मतलब बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या डेफिनेशन होती है अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की। आज उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। 21 साल में जो उम्मीद थी जनता को, हमको, समाज को, कि किस प्रकार से यूपी हमको जो सुविधाएं नहीं देता था, अब हमारा स्टेट है, हमारे प्रतिनिधि होंगे, वही हमारे मंत्री बनेंगे, वही सरकार चलाएंगे, विधानसभा में बैठेंगे, कानून वो बनाएंगे। उनको तो हमारी प्रॉब्लम्स पता है, तो हमें प्रॉब्लम शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी देखे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पार्टी की डेफिनेशन, यहाँ पे इंटर कॉलेजेस हैं इतने पुराने, उनमें से कोई आज तक ऑफिसर नहीं बना, कोई डॉक्टर नहीं निकला, कोई इंजीनियर नहीं निकला। तो क्या ऐसे स्कूल को चलाने वाली पार्टी को हम अच्छी पार्टी बोलेंगे? यहाँ पे अगर आप देखो, जो स्वास्थ्य की सुविधा है, महिला पेड़ में चढ़ती है घास काटने के लिए, क्योंकि वो पत्तियाँ जो हैं वो जानवरों को खिलानी है, बेचारी गिर जाती है और छोटी सा सपोर्ट उसको उस टाइम नहीं मिलता है, तो वो ना परमानेंट उसको पैरालिटिक एक वो आ जाता है। प्रसव, डिलीवरी, प्रसव तो एक अच्छा चीज़ है, बड़े भावना से 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है महिला, और उसके बाद में बेसिक सुविधा नहीं है तो माँ भी मर रही है, बच्चा भी मर रहा है। ऐसे स्वास्थ्य की सुविधा है, तो क्या ये अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है? यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे बिजली पैदा होती है, बिजली पानी हमारा है। यहाँ की सरकार, वो बोलते हैं परिसंपत्तियाँ, वो जा कर के ना उत्तर प्रदेश के प्लेट की तरह हाथ में दे के आ जाती है, तो इसको बोलेंगे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी? यहाँ पे बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, उसकी जगह इतने बड़े बड़े बिल आते हैं। ये जो मंदिर है, मंदिर में ना एक छोटा सा लट्टू लगा होता है, उसका 1500 का बिल आता है। तो पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी डेफिनेशन तो इसको बोलना चाहिए। ये लेकिन दूसरी चीज़, हमने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है जो दिल्ली में देखो, उसी स्कूल से 12th से पास होने के बाद, उसी स्कूल से जहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, जहाँ पे कि किताबें फ्री हैं, जहाँ पे कि ड्रेस 90% कंसेशन है ड्रेसेस में, उसी स्कूल से हर बार 12th पास करने के बाद लड़के लड़कियाँ 8-8, 10-10 नीट के एग्ज़ाम पास कर रही हैं यार। उसी स्कूल से IIT के एग्ज़ाम पास कर रही हैं, उसी स्कूल से फौजी अफसर बन रहे हैं। तो वो ख़राब पॉलिटिकल पार्टी है। वहाँ पे ना नदी है, ना वहाँ पे डैम है, लेकिन वहाँ पे सरकार खरीद रही है बिजली, और उसके बाद में जाकर के 200 यूनिट समाज को दे रही है। तो ये तो गंदी पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन होनी चाहिए, जो अजय कोठियाल ने ज्वाइन करी है। हॉस्पिटल इतने बढ़िया है वहाँ पे, मज़ा आ जाता है देख करके, ऐसे लगता है कोई 5 स्टार कैफ़े होगा। तो वो है ख़राब पॉलिटिकल पार्टी। भ्रष्टाचार तोड़ के रख दिया उन्होंने, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी ख़राब है? ये पॉलिटिकल पार्टी का सवाल सर इसलिए उठता है क्योंकि आप तो फौजी रहे हैं, और मैं अभी आपके ऑफिस में ही मैंने अभी आपका एक पैम्फलेट देखा। उस पैम्फलेट में सबसे पहली लाइन मैं अपने रीडर्स को भी मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में ही हुई थी। अब खराब पॉलिटिकल पार्टी का सवाल इसलिए आता है क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो लोग, जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो सर्जिकल स्ट्राइक और फौजियों पे सवाल उठाती है।
क्या होता है कि कैसे अजय कोठियाल के अगेंस्ट नैरेटिव क्रिएट करा जाए कि इसको हटा दो। अगर वो नैरेटिव क्रिएट हो गया तो ये सोचते हैं कि इन्होंने ना आम आदमी पार्टी को काफ़ी हद तक एंट्री रोक दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की तो डायनामिक पर्सनैलिटी है अगर देखा जाए। मैं एक डेट बोलता हूँ, 26 फरवरी। मेरे साथ क्या कनोटेशन है 26 फरवरी का? 26 फरवरी वो दिन है जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, जो कि सबसे बड़ा फैसला था। इजराइल जाता था उससे पहले, खाली घुसा और जाकर के ना ये अपना जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कहीं किसी से कुछ हुआ, उठे गया, ठोका, वापस आ गया। पहली बार किसी देश दूसरे देश में, इजराइल अमेरिका करते थे, इंडिया ने करने की कोशिश करी 26 फरवरी। एक लड़का है दिलबर नेगी, करते हैं ना यहाँ पे रिलीजियस लड़ाई कि ये तो दिलबर नेगी के हत्यारे वाली पार्टी है। दिलबर नेगी को 26 फरवरी को उसकी डेथ हुई थी और 26 फरवरी को कर्नल अजय कोठियाल पैदा हुआ था 1969 में। तो मेरे को तो ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी समझ में आती हैं। मैंने इसके जब कंटेंट बनाए, जब इसकी पूरी डिटेल में देखा इसको, अरविंद केजरीवाल ने जिन्होंने बुलाया ना, जो मैं जब फौजियों को दिखाता हूँ वो कहते हैं सर रोंगटे खड़े हो गए, क्या बोला है उन्होंने। क्या बोला? आपको लगता है कि उन्होंने जो बात बोली उसको गलत इंटरप्रेट किया गया? गलत इंटरप्रेट नहीं करा गया। देहरादून में एक जगह है पलटन बाजार, उसके बगल में घोसी गली, वहाँ पे ना पुराने बड़े अच्छे दर्जी होते थे। इन लोगों को वहाँ दर्जी के पास भेजना चाहिए ताकि ये सीखें कि कट पेस्ट जो है ना, ये पुराना वाला कैंची वाला कट नहीं है, ये है आजकल डिजिटल वर्ल्ड में कट करना। कट करा, क्या बोला आप सर एक बार हमारे ऑडियंस को भी एक्सप्लेन कीजिए कि उन्होंने जब क्वेश्चन किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए हैं, या अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात तो कही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक में जो लोग मारे गए हैं उसका एविडेंस जो है इनको देना चाहिए, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन था? ये तो इंटरप्रिटेशन बनाया गया आईटी सेल ने, हम तो कहेंगे बीजेपी के आईटी सेल ने। अच्छा। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, कहते हैं क्या मज़ा आ गया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे नरेंद्र मोदी जी से और कई भेद होंगे, लेकिन इस पर क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्ति की बात है, देशभक्ति की बात है, हमें तो मज़ा आ रहा है ये सुन करके, ये उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला लेकिन ये पाकिस्तान जो है ना, आपने इनको और सबक सिखाना है। ये जो इन्होंने मीडिया खरीद ली है, इंटरनेशनल मीडिया, और उनको ले जाके गलत जगह में दिखा रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, इन मीडिया को बैन करो यहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया जो हमारा ये ख़राब कर रही है। और जनता से अपील करी कि हमें अपनी सेना पे भरोसा होना चाहिए, हमें यकीन नहीं करना है कि ये पाकिस्तान किस तरीके से, जैसे बोलते हैं ना वो साइलेंट अटैक, ये वो कैसे वो स्ट्रेटेजी कर रहा है, उस चीज़ को उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला भारत माता की जय। कहाँ उन्होंने गलत बोल दिया था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने काटा पाकिस्तान बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, किसी और का स्टेटमेंट साथ में लगा दिया। आपके पास तो व्हाट्सएप है, हम कल आपको भेजेंगे, आपको मज़ा आएगा सुन के। आपको दूसरा वाला भी देंगे जो इंटरप्रिटेशन बनाई गई है, आप कहोगे अरे यार ये तो साफ दिख रहा है कि वो दर्जी वाली कट कॉपी हो रखी है। उस चीज़ को लेकर तो आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं उससे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था, आप कह रहे हैं कि उनका आईटी सेल ने ये बात करी थी। ऑल्दो हम इसको इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से हम वो नहीं कर रहे हैं। इसके जो वीडियोज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के साथ में कुछ वीडियोज़ भी लगा दिए जाएँ, ऑडियंस खुद तय करे कि ओरिजिनल वीडियोज़ के आधार पर उन्होंने क्या बात करी थी, वो सही इंटरप्रिटेशन था या गलत इंटरप्रिटेशन था। उस सवाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और विधानसभा, इस बात के लिए तो आपको बधाई दी जानी चाहिए कि आपने गंगोत्री विधानसभा चुनी, जहाँ तमाम बड़े नेता मैदानी इलाकों की सुविधाजनक विधानसभाओं को चुन रहे हैं। वहीं आपने एक ऐसी विधानसभा चुनी है जो कि भौगोलिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभाओं में आती है। तो गंगोत्री विधानसभा चुनने के पीछे क्या कारण था? कहीं उस मिथक में पूरा भरोसा तो नहीं था कि जिसने गंगोत्री जीत ली प्रदेश में सरकार उसी की बनती है? शॉर्ट में पिछले वाले जो जवाब दिया उसे पूरा कर देता हूँ कि अगर अजय कोठियाल जैसा आदमी, जिसके 2 गोलियां लग रखी हैं, जिसने सबसे ज़्यादा टेररिस्ट मारे हैं, जो कि ना पाकिस्तान में उसकी चर्चाएं होती थी कि इसको किसी तरीके से ठोको, अगर अजय कोठियाल किसी पार्टी को लेके चलता है तो क्या लोग अजय कोठियाल पे शक कर सकते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक जो नाम है, सर्जिकल ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन, उसमें हमने 7 आतंकवादी मारे थे और वो हमारी साइटेशन में लिखा है जो राष्ट्रपति ने लिख के दी है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल ऑपरेशन है ना, उसके तो हम मास्टर हैं, हम करते हैं। अब आपने बात करी मेरे से दूसरी, गंगोत्री विधानसभा। पहली बार हम आर्मी से जब उत्तराखंड की किसी भी जगह पे पोस्टिंग आए तो वो था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ पे हम आए एज प्रिंसिपल 2013 अप्रैल में। डिज़ास्टर नहीं आने चाहिए, लेकिन हमारे आने के ठीक 2 महीने के बाद जून में सबसे बड़ा डिज़ास्टर आया, जिसे केदारनाथ फ्लड बोलते हैं, हिमालय सुनामी बोलते हैं, कई नाम हैं उसके। क्योंकि हम माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे, क्योंकि हमारा सारा बैकग्राउंड ऐसे ही सर्च, रेस्क्यू, टेररिस्ट या ऑपरेशन वाला रहा है, तो सरकार ने, हमने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया पहले गंगोत्री में।
कोई 200 लोगों की टीम थी जिसने कोई 6,500 लोगों को इवैक्यूएट करा। उसके बाद जब सेंट्रल एजेंसीज, गवर्नमेंट की जो केंद्रीय गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं, उन्होंने सरकार को बोला कि यात्रा अभी शुरू मत करो, इतनी ज़्यादा हानि हो रखी है, 5 साल के लिए स्थगित करो, खाली इसको बस टेम्परेरी दिखाएंगे डोली का मूवमेंट। तो सरकार ने हमसे पूछा, हमने कहा कोशिश तो करनी चाहिए, नई कोशिश करेंगे, चलो हारेंगे या नहीं कर पाएंगे पर कोशिश तो करनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से इसी गंगोत्री से केदारनाथ गए। केदारनाथ रिकन्स्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हुआ। यूथ फाउंडेशन ट्रस्ट, जिससे कोई 12-13 हज़ार लड़के लड़कियाँ भर्ती हो गए, उसका कैंप जो है उसको इसी गंगोत्री विधानसभा के एक गाँव कंवा ने 70 नाली ज़मीन गिफ्ट करी, वो इस जगह से हुआ। यहाँ पे पहला कैंप चला जहाँ से हमारे कोई 2,500-3 हज़ार लड़के भर्ती हो रखे हैं। यहाँ पे हमने NIA में रह करके कोर्स के तरीके इम्प्रूव करे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका चेंजेस आया समाज में, ये हमारे को यहाँ से करने को मौका मिला। फ़ौजी यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो हैं कई हॉस्पिटल में जैसे ट्रीटमेंट होते हैं, हमने लोगों के कराए दिल्ली में। यहाँ पे कईयों के घर बनाए, कईयों को घोड़े खच्चर वो कराया, कईयों को हमने कोर्सेज कराए बाहर। अब सब चीज़ें यहाँ से करी हैं, तो जगह ही हमारी जो कर्म भूमि है वो वहाँ से हमें लड़ना चाहिए इलेक्शन। अच्छा सर, बहुत कम कर्नल साहब लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़ौज में रहते हुए जिनकी पॉलिटिक्स में चर्चा शुरू हो जाती है। फ़ौज में रहते हुए, इन सर्विस रहते हुए बहुत कम नाम हम डेकोरेटेड ऑफिसर्स के सुनते हैं और स्पेशली पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में सुनते हैं, लेकिन कर्नल कोठियाल एक चर्चित नाम फ़ौज में रहते हुए ही हो चुके थे और खूब चर्चाएं हुआ करती थी और पॉलिटिकल चर्चाएं भी हुआ करती थी। पॉलिटिकल कयास भी लगाए जाते थे कि शायद कर्नल कोठियाल पौड़ी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, शायद कर्नल कोठियाल बीजेपी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। क्या कभी बीजेपी के साथ में कोई बात चल रही थी? हमारी तो सबसे चली है। अच्छा, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सबसे बात क्या है, ओपन इन्फॉर्मेशन है, सबसे चली है हमारी। अच्छा, क्या हुआ कि पहले तो हमारी चर्चाएं होती थी क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। कभी गोली लग जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो हम चर्चा में रहते थे कि अरे हमारे घर का नाम बल्ली है। अच्छा, तो बल्ली भाई ने ये कर दिया, अरे मज़ा आ गया। पहले वो चर्चाएं चलती थी। फिर हम NIM में आए, फिर हो गया भोले के फौजी ने JCB पहुंचा दी ऊपर, जबकि रास्ता नहीं था। ये जो बाबा की जो सेना है, इसने 24 घंटे में 30 मीटर का बेली ब्रिज लगा दिया, अरे क्या हो गया, ये चर्चा में आने शुरू हो गए। फ्रंट पेज पे टॉप में अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन सब अखबारों में हर 5वें दिन हमारी फ़ोटो के साथ खबर आ जाती थी। तगड़ी चर्चा में आए। राजनीतिक चर्चा तो अभी दूर। ये जितने नेता थे इनको हमने राजनीति सिखाने की कोशिश करी कि काम करो ना, हाथ जोड़ो, लेकिन हाथ जोड़ने के बाद ये जब कोई बोलता है तो उसको समझो और पूरा करना मुश्किल नहीं है। तो हम पॉलिटिकल उसमें नहीं आए। फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमको देखा, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये हमारे साथ आएगा तो अच्छा होगा। हमने भी देखा उनको ध्यान से, पर हमें देखा ये जो है ना, ये तो उठक बैठक वाली राजनीति कराते हैं। तो क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से आपको समझ में आया कि बीजेपी या कांग्रेस नहीं जानी है, कोई और कारण था? देखो, आइडियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी कुछ और होती है। हम आइडियोलॉजी में नहीं जाएंगे किसी पार्टी की। हर पार्टी की सोच इस देश के हित में होती है, इसको मैं कभी डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन जो उस पार्टी में काम करने वाले होते हैं, होता है ना, एक तो टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है, एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप सबसे बढ़िया जहाज़ बना दो, लेकिन आदमी अगर गधा बैठा है उसमें तो वो जहाज़ ने डूबना है। तो अगर इस पार्टी में, इन पार्टीज़ में वो आ गए हैं जो कि खाली अपना घर, अपने परिवार वालों को घर, बैकडोर से अपने रिश्तेदारों को नौकरी कराना और भर रहे हैं जेब ऐसे ऐसे करके, और आता कुछ नहीं है, अगर ये लोग आ गए तो मैं उस पार्टी में जाके क्या करता? मैं चले जाता, गंगोत्री से विधायक बन जाता। ये तो मेरे को घास नहीं डालते, इनको आता ही कुछ और है। हर छोटी सी बात पे रूठ जाते हैं, आंखें यूँ टप टप होनी शुरू हो जाती हैं, पार्टियां बदली कर लेते हैं, उठ करके भागते हैं, दिल्ली में अपनी सेटिंग करते हैं। तो उस पार्टी में मैं कैसे जा सकता था? तो लेकिन कर्नल साहब, ये भी बात होती है कि जब आपको लोग देखते हैं, और ख़ास करके से तब से जब ये चर्चाएं जो है ऑथेंटिकेट होने लगी थी कि कर्नल कोठियाल पॉलिटिक्स में आएंगे ही आएंगे और किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी कि शायद क्षेत्रीय किसी पार्टी में आप अगर आएँ तो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो। क्योंकि हम जितने भी लोगों से बात करते हैं, तमाम लोग ये बोलते हैं कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन लोग उस बात को बहुत उत्साह के साथ में नहीं कहते हैं। उनके मन में एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग भी है कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत नहीं हो पाई, तो उसका एक रिग्रेट भी लोगों के मन में है। लोग चाहते हैं कि कोई कुछ ऐसे लोग आएँ जिनसे क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हों। लेकिन आप तो एक तीसरी नेशनल पार्टी के लीडर के रूप में यहाँ वापस आए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि यहाँ के क्षेत्रीय पार्टीज़ को बढ़ावा दिया जा सके, उनको अपने साथ में लेके चला जा सके? या क्योंकि आम आदमी पार्टी सारी सीट्स पे अकेले लड़ रही है, किसी लोकल या जो यहाँ की पुरानी पार्टीज़ हैं या जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, जो प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हैं,
उनके साथ में कोई भी गठबंधन नहीं हो पाया? नहीं, करा नहीं, गठबंधन हो नहीं पाया, नहीं गठबंधन नहीं। करा नहीं। क्या है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट था, वो अचीवमेंट था कि जब महिलाएं खड़ी हुई, उन्होंने एक आंदोलन में हिस्सा लिया, जब उन्हें लगा आरक्षण की वजह से हमारे बच्चों का तो भविष्य खत्म होने वाला है यूपी में। और उसके बाद में उन छोटे छोटे मुद्दों के बाद उत्तराखंड आंदोलन एक अलग शेप लेके बन गया। उसके बाद यूपी अलग हुआ। उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो चलता है उत्तराखंड क्रांति दल का। आज उस उत्तराखंड क्रांति दल में ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने उसे तोड़ दिया। दिवाकर भट्ट जी को लाके अपनी उसमें लेके आ गए, क्या बोलते हैं, सरकार में। अब क्या कारण होते हैं, कोई किसी उसमें जाता है, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है, क्यों पार्टी स्विच ओवर करता है। उसके बाद में उनको धोखा दे दिया। उसके बाद में उस उत्तराखंड क्रांति दल में तोड़फोड़ कर दी। कभी वहाँ पे कुर्सी चिन्ह होता है, कभी कप प्लेट होता है। तो जब ये चीज़ें होनी शुरू हुई तो लोगों की उत्तराखंड क्रांति दल से बहुत अपेक्षाएं थी। हम भी सुनते थे, अरे यूकेडी हमारे उत्तराखंड की दल बहुत अच्छा है, लेकिन वही है ना कि आप बहुत बढ़िया जहाज़ तो बना दिया और बिठा दिया आपने लल्लू को। तो आज वहाँ पे ऐसा हो गया है यूकेडी में। इसीलिए तो लोग आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप अगर जब आप मान रहे हैं कि दल बहुत अच्छा है, उसका इतिहास बहुत अच्छा है, तो एक अच्छा सेलर, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, इसीलिए लोग आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप जैसे लोग अगर क्षेत्रीय ताकतों को मजबूत करेंगे तो उत्तराखंड अपने आगे के लिए ऐसी पार्टी पे विश्वास कर सकता है जिसे हर चीज़ के लिए दिल्ली की तरफ ना देखना हो। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो क्षेत्रीय ताकतों को मजबूत कर रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे कोई बाहर वाले को इलेक्शन लड़ने नहीं देगी। उत्तराखंड के ही लोग होंगे जो इलेक्शन लड़ेंगे। वो लोग होंगे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मतलब बोलते हैं ना श्रीउड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस, पहले दोनों दुश्मन, फिर दोनों दोस्त, फिर भाई, कभी पता नहीं उजाड़ू बल्दू और कभी कुछ। ऐसी वाली पार्टीज़ आम आदमी पार्टी नहीं है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। यहाँ तो जो चीज़ें हो रही हैं सारी उत्तराखंड के हित में हो रही हैं। अभी लड़ाई लड़ेंगे हम परिसंपत्ति की, जो बिक गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने पहले दिन से, जिस दिन उत्तराखंड बना, बीजेपी ने पहले ही ऑर्डर साइन कर दिया कि इस क्लॉज के हिसाब से केंद्र ने करा, ये संपत्तियों पे अभी बंटवारे का डिसीजन नहीं हुआ है। बस उस पर बीजेपी भी, कांग्रेस भी, फिर दोबारा बीजेपी, फिर कांग्रेस, सब ना ऐसे धीरे धीरे केस हारते गए, क्योंकि इनको आदेश था ऊपर से, केंद्र से, कि यूपी को सपोर्ट करो। चाहे बीजेपी थी, कांग्रेस थी। यूपी में 80 एमपी हैं, उत्तराखंड में तो कुल 5 हैं। तो वो क्या चाहेंगे, 80 एमपी वाली जो जगह है उसको थोड़ा अपनी फेवर में लाएं, ताकि केंद्र में एमपीओं से सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी जो है ना, ये टोटल रीजनल मुद्दे, रीजनल लोगों को हाईलाइट कर रही है। ये तो एक अच्छी रीजनल पार्टी है जो करेगी तरक्की। आपके जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं उन पे हम एक बार विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके, जैसा आपने हमको नीचे अपना रूम दिखाया जिसे आपने ऑपरेशंस रूम नाम दिया है, तो ऑपरेशंस, और क्योंकि आप तो एक वॉर वेटरन रहे हैं, आप डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, कई आपको मेडल्स और आपको कई बार फैसिलिटेट किया गया है, तो लेकिन एक फौजी जब एक लड़ाई लड़ता है तो वो लड़ाई हमेशा जीतने के लिए लड़ता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सुधारिएगा। फौजी जब युद्ध में जाता है तो या तो जीत के आता है या शहीद होता है। ये एक समझ है जो कि आम लोगों के बीच में एक फौजी के वॉर में उतरने की समझ है। दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल वॉर्स हैं, जिनके बारे में पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि पहली लड़ाई तो राजनीति में हारने के लिए ही लड़ी जाती है, दूसरी हराने के लिए और तीसरी जीतने के लिए। तो क्या एक फौजी, एक कर्नल कोठियाल हार के लिए भी तैयार है? पहले तो जो आपने कहा ना, ये ऑप्स रूम, जब हम फौज में थे तो देश के लिए लड़े, वो हम ऑप्स रूम से लड़े। आज हम उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड में अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि, इसके लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको ज़रूरत है ऑप्स रूम की, इसलिए हमने ऑप्स रूम तैयार करा है। अब आप बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि उत्तराखंड हमारा क्या, एक फौजी के एक लड़ाई का जो पर्सपेक्टिव होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता का जो वॉर की समझ होती है। फौजी कभी हारने के, मेरा सवाल ये था कि फौजी कभी हारने के लिए नहीं लड़ता, लेकिन पॉलिटिशियंस को ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में तो पहली लड़ाई हारने के लिए ही लड़ी जाती है। तो कर्नल कोठियाल अपनी लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? वो एक फौजी की तरह लड़ रहे हैं या एक पॉलिटिशियन की तरह लड़ रहे हैं? वैसे तो पॉलिटिशियन बहुत अच्छा शब्द है, महात्मा गांधी जी भी एक पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छा शब्द है ये। इन्होंने पॉलिटिक्स की परिभाषा चेंज कर दी। यहाँ जब मैं पॉलिटिशियन, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ जब मैं पॉलिटिशियन कह रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरा हुआ एक व्यक्ति, चुनाव लड़ने वाला एक व्यक्ति। तो वो व्यक्ति जो है ना, अगर उसको जानकारी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो वो पॉलिटिक्स में जो काम होने चाहिए उन कामों को बर्बादी करता है, और जिसका असर आता है सरकार, जनता पे आखिरी में। अजय कोठियाल उस पॉलिटिशियन की भाषा में देखा जाए तो हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, ना हमें उनकी तरह पॉलिटिक्स आती है,
लेकिन हाँ, एक चीज़ हमको ज़रूर आती है जो हमने 27 साल 27.5 साल आर्मी में रह करके सीखी, वो है कि जब बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, आपका माइंड टोटली फोकस्ड होता है, अरे क्या होने वाला है, मतलब वो इंतज़ार कर रहा है। वो चल रहा है कश्मीर में, डाउनटाउन में, सिविलियन भी हैं, उन्हीं के बीच में कोई हथियार लेके आतंकवादी भी होगा। जब वो हथियार दिखेगा तब पता चलेगा ये आतंकवादी है, उससे पहले पता नहीं चलता। चल रहे हो, अरे ये तो नहीं होगा। और उस समय अचानक जब आपको ना दिखता है कि इसका हाथ नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये कुछ करने वाला है, या तो आप गोली चला दोगे या फिर आप भीड़ में किसी को मार दोगे। वो फैसला ऐसा है, जैसे बोलते हैं लीडरशिप, वो लीडरशिप वाले फैसले ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी एरर हो गई तो हम तो जाएंगे ही, हमारे साथ जो हमारे जूनियर हैं, हम पे भरोसा करके चलते हैं स्मॉल टीम ऑपरेशंस में, उनकी भी जाने जाएंगी। और क्योंकि मैंने वो लीडरशिप के तरीके सीखे हैं, उन्हीं लीडरशिप के तरीक़ों को मैंने ट्राई करा केदारनाथ रिकन्स्ट्रक्शन में, कामयाब मॉडल है। उन्हीं को मैंने ट्राई करा यूथ फाउंडेशन बनाने में, आज एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। नंदा देवी राजजात यात्रा, जहाँ पे 4 सिंह का खाडू 17,000 की हाइट पे क्रॉस करता है, जहाँ पे कुल 5,000 यात्री जाते थे, हमने 1 महीने में ऐसा सेटअप क्रिएट करा, 48,000 लोग गए। वो है उस लीडरशिप की चीज़ें। इन नेताओं को तो आ नहीं सकती वो लीडरशिप, हम उस लीडरशिप को लेके आगे चल रहे हैं और उसी को हम बोलेंगे ये हमारा उत्तराखंड के नवनिर्माण में अपना योगदान होगा। इस तरीके से कैसे हम सिस्टम क्रिएट करें। तो आपने लीडरशिप की बात की, आपने स्ट्रैटेजी की बात की, ये आपका एक पैम्फलेट है, इसमें जो वादे किए गए हैं कर्नल साहब, ये वादे देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे वादे हैं कि मतलब अगर आपकी सरकार आ गई और ये पूरे हो गए तो ये तो रामराज्य की स्थापना हो जाएगी, हर घर रोजगार तो और रोजगार मिलने तक। अगर को छोड़ करके हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा हो रहा है। ये कैसे संभव है कि हर घर में रोजगार, कैसे आप हर घर रोजगार और न मिलने तक 5,000 का भत्ता, ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हर घर रोजगार, पहले 6 महीने में 1 लाख वैकेंसी क्रिएट करनी, 1 लाख रोजगार क्रिएट करने। अगर हम बगैर किसी क्षमता के यूथ फाउंडेशन जैसी ट्रस्ट बनाते हैं जिससे 12-13 हज़ार लड़के फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज में चले जाते हैं, तो क्या हमारे पास जब पूरी पावर होगी, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हमें आते हैं, कैसे उनमें फंडिंग आती है, कैसे यहाँ पे स्कूल्स का जो सेटअप है, जब स्कूल आवर्स ख़त्म हो जाते हैं उसे कैसे यूज़ करा जाए वो हमें जानकारी है, कैसे यहाँ पे यूथ के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो मेरे को पता है। तो 1 लाख बोल रहे हो आप, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तो 10 लाख होंगे। 1 लाख नहीं, ये आपने लिखा है 6 महीने में 1 लाख, लेकिन हर घर में रोजगार। हाँ, तो हर घर में रोजगार की क्या तरीके हैं जी? हर घर में रोजगार, और साथ में जब तक रोजगार नहीं मिलता 5,000 रुपये महीना उसको रोजगार भत्ता। लगभग आपने स्पेकुलेट किया है 5,000 रुपये भत्ता देने के लिए। 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये क्या? 8 लाख रुपये, सॉरी 8 करोड़ रुपए हर साल खर्च होंगे इस पे। हर साल? हर साल नहीं, आप ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। उत्तराखंड में कितने परिवार हैं बेरोजगारों के जिन्हें 5,000 पर मंथ भत्ता मिलेगा? ब्रॉडली हमने निकाला है, अगर 5,000 हम लेके चलते हैं तो आप 8 लाख का जरा करना, 8 लाख से डिवाइड करना एक मिनट। अभी 8 लाख लोग हैं, अगर 8 लाख लोग हैं, 8 लाख लोग हैं तो 8 लाख लोग का 5,000 करो, तब तक हम बाकी बातें करते हैं। 8 लाख का 5 मेरे ख्याल से 40 करोड़ हो जाएगा शायद। 8 पंजे 40 करोड़, 4 करोड़ 8 लाख का 5 से इंटू 5,000, नहीं तो इंटू 5,000। हाँ, तो 8 करोड़ हो रहा है या 80 करोड़ हो रहा है? नहीं, ये मैथमेटिकल मिस्टेक्स में फंस गए हम दोनों लोग। मैथमेटिकल कोई बात नहीं, बात मैथमेटिकल की नहीं होती, बात होती है हमारे को। अच्छा, 8 लाख आपने आइडेंटिफाई किए कि 8 लाख लोगों को ये भत्ता देना होगा। 8 नहीं करो जरा, कितना हो रहा है आप इसे काटना मत, नहीं तो लोग सोचेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही जाएगा और इसमें हम दोनों का कंफ्यूजन भी ऐसे ही जाएगा। 400 करोड़ 400 करोड़, यस, 400 करोड़ पर मंथ, पर ईयर। क्यों 8 लाख लोगों को आप 5,000 रुपए पर मंथ भत्ता देंगे? 400 करोड़ पर मंथ, पर मंथ, यस। ओके, अभी इसके साथ ना मैं और भी कैलकुलेशन लेके चलता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आएगा कि खाली एक ही चीज़ की बात नहीं हो रही। अब पहले तो ये क्यों दिया जा रहा है, अगर उत्तरकाशी का एक बच्चा या पहाड़ का एक बच्चा उत्तरकाशी में आता है ना, तो उसके पास वो क्या करता है, 4-4, 5-5 एक कमरे में रहते हैं ताकि पैसे बचें, फिर वो मिलकर के खाना बनाते हैं बारी बारी से। तो इसका मतलब एक बच्चा उस दिन स्कूल नहीं जाता या लेट जाता है ताकि मतलब लिमिटेड पैसे उसमें। देहरादून जब जाते हैं, डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज जहाँ का मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ होती है। अब अगर आप 5,000 रुपये दे रहे हो, सिंपल सी लॉजिक बोल रहा हूँ मैं, तो उसका ना माइंड इन चीज़ों को छोड़ करके एजुकेशन की तरफ फोकस कर रहा है। सर वो बिल्कुल अच्छा है, मतलब ये देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉसिबल कैसे, कहाँ से आएगा 400 करोड़ पर मंथ? आएगा, मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद में खाली यही नहीं है, हमने करा हर महिला को
हम देंगे 18 साल से ऊपर की जो महिला है उसको 1,000 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में देंगे। ठीक, अभी कैलकुलेशन आप बाद में कर लेना इसकी। आप ये लेके चलिए, अगर हमारा 58,000 60,000 करोड़ हमारा बजट है, उस बजट में कोई कहता है 50% करप्शन है, कोई कहता है इतना करप्शन है, कोई डिनाई तो नहीं कर सकता ये करप्शन नहीं है। अगर आप उसमें ना 30% भी करप्शन रिड्यूस कर दो तो पता है कितना आता है? अगर आप लगाओ 55,000 का 10% 5,500, 5,500, 11,000, 11,000, 16, 16,500, 16,500 करोड़ आप खाली करप्शन रिड्यूस करने में कर रहे हो। सर ये हाइपोथेटिकल बात है ना, क्योंकि हाइपोथेटिकल नहीं है। नहीं, ये कहीं भी अगर आप दिल्ली का भी एग्जांपल देंगे, मैं दिल्ली रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, वहाँ से भी ऐसा तो नहीं है कि करप्शन खत्म हो गया है, हर एक ऑफिस में करप्शन है, हर ऑफिस में रिड्यूस होगी ना करप्शन। लेकिन आप तो बात कर रहे हैं जो आंकड़ा दे रहे हैं वो आप तब का वो आइडियल आंकड़ा है कि जब सारा खत्म नॉर्मल वाला है। अगर उसके बाद भी अगर 30% करप्शन अभी भी समाज में एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें सरकारी तंत्र में, मैं तो कह रहा हूँ इतना तो कोई मुश्किल ही नहीं है रोकना। खाली आप एक समझदार तरीके से गवर्नमेंट को चलाना शुरू करो, ये करप्शन अपने आप रुक जाता है। 16,000 करोड़ अगर आपके पास में है तो आप बोल रहे हो कि इतना, ये तो मतलब 400 करोड़ कितना हो गया? 4,000 करोड़ एक साल का। बिजली का कितना हो गया? 3,000 करोड़। ये जो फैमिलीज का जो है बिजली का कितना हो गया? सारा का सारा पूरा हो रहा है उसमें। सर ये राज्य पहले ही बहुत कर्जे में है, इतना फंड जब भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ रखी है कि लोग अपना जेब भर रहे हैं तो राज्य तो कर्जे में होगा ही। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू दिल्ली की तुलना में उत्तराखंड में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बहुत सीमित हैं। और ज्यादा है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहे हो आप? पता है क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उत्तराखंड यहाँ पे? जो परिसंपत्तियां हैं, आपको पता है परिसंपत्तियों को क्या करके आए धामी जी? पता है आपको उसके बारे में? आप बताइए। ओके, अभी कुछ दिन पहले धामी जी गए अपना ये यूपी में, पुरानी संपत्तियों पे इश्यूज चल रही हैं। संपत्तियां में क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। टिहरी डैम इतना बड़ा वाटर बॉडी है, टिहरी डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो उत्तराखंड को मिलनी चाहिए कि यूपी को मिलनी चाहिए? नदी हमारी है, ये अपना ज़मीन हमारी है, और क्लॉज कहता है कि पहले यूपी था, अब जब यूपी से उत्तराखंड बन गया तो जो इसमें जो संपत्तियां हैं वो उत्तराखंड की हैं, और वो लोग उसका ना जितना रेवेन्यू उन्होंने लगाया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले भी चुके हैं। वो 12.5% वाला शायद कोई क्लॉज है, और वो मामला शायद सब्सिडाइज्ड है, कोर्ट में है शायद। खत्म कर दिया। अच्छा, पहले सब्सिडाइज था। सब्सिडाइज कैसे था? हाई कोर्ट में गए जी, हाई कोर्ट ने बोला कि इसके अगेंस्ट मतलब तुम इसको दोबारा रिव्यू करो, लेकिन साथ में क्या लिख दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में भी गए रिव्यू करो उत्तराखंड के उसमें, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो इसमें कहीं ना कहीं नेगोशिएटर रहेगी। केंद्र सरकार का तो नेगोशिएटर हमेशा यूपी की तरफ रहेगी। जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उस लॉजिक में कोई भी सुनेगा उसे नहीं लगेगा कि कहीं कमी है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनमें जब तोड़ा जा रहा है इनको, तो यहाँ पे तो रेवेन्यू की क्या है। आप टिहरी गए होंगे कभी? बिल्कुल, मैं टिहरी से ही हूँ। ओके, गुड। तो आपको तो और भावनाएं समझ में आती होंगी। टिहरी जो था ना, टिहरी में क्या कहानियाँ होती थी, या कहानियाँ मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, टिहरी झील प्योर गंगा का पानी है। आप एक नाव लगाओ उसमें 40 लोगों को बिठाओ, और उसके बाद ना एक तो नाव चल रही है धीरे धीरे, चप्पू चलाओ या हल्की पावर से चलाओ उसको। एक आदमी वहाँ पे छोटा सा एक मास सिस्टम जो होता है बात करने का, वो लेके बोल रहा है कि आप जिस पानी के ऊपर तैर रहे हैं ये गंगा जल है। पता है, लोग पहले तो उसमें हाथ लगा के इतना ज़्यादा वो टच करेंगे कि भावना ही अलग आनी शुरू हो जाएंगी। पावन जिंदगी देने वाली नदी है। उसके बाद में आप बता रहे हो यहाँ 100 मीटर नीचे पहले एक शहर होता था जिसका नाम था टिहरी। टिहरी की खासियतें बताओगे? नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत में सब कुछ दे रखा है टिहरी के बारे में। उनको बताओगे यहाँ पे अहिलकारी मोहल्ला होता था, यहाँ पे दूसरा मोहल्ला होता था, यहाँ पे बाहर घूमने वाले सांड होते थे। इनमें से सर आधी चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही हैं, मतलब वहाँ पे एडवेंचर, वहाँ पे टूरिज्म हो रहा है, एडवेंचर टूरिज्म हो रहा है, बोट्स हो रहे हैं। हमारे तरीके से सुन लो, बिल्कुल। मैं देखता हूँ वो बोट्स हो रहा है। हाँ। इतनी बड़ी वहाँ पे वो लग रखी है एक, जो वो है छोटी छोटी, जिसमें 12 वो जो फ्लोटिंग मरीना है, डूब गई वो, तो ये बोटिंग हो रही है आप बोलोगे उसको? मतलब ये तो हमें हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं। वहाँ पे बोटिंग क्या, वहाँ तो लड़कों को अच्छा ट्रेन करा जाए, और मेरे ट्रेंड लड़के हैं वो, यहाँ से उन्होंने कोर्सेज करे हैं। उसके बाद मैंने उनको एक्वा एक्टिविटीज़ के लिए भेजा, गोवा में कोर्स कराए उनको, वो लड़के हैं। सरकार की कहीं वो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ आप इस बोट की बात सुन लो। जब आप बताओगे कि इसके नीचे वो शहर होता था, लोग यहाँ पे खेलते थे, यहाँ से फलाने लोग निकले, आज वो डूब गया है। आदमी के अंदर ना एक भावना आ रही है, आपने हिट करना है उसको। आप बोल रहे हो सामने एक पहाड़ है, इसे खैट पर्वत बोलते हैं। इस खैट पर्वत के ऊपर से साल में एक बार इमेजिन करा जाता है हमारे पहाड़ों में कि जैसे परियां होती हैं ना, हम उन्हें आचुरी बोलते हैं, हम उन्हें वन देवी बोलते हैं, कि आचुरियों की यात्रा निकलती है इसके ऊपर से साल में एक बार। उस दिन उनकी जो रानी है
वो अपने रथ में चलती है और बाकी आचुरियाँ छोटे छोटे अपने घोड़े गाड़ों में ऊपर से चलती है। उस दिन गांव वाले घर से बाहर, जैसे लाल रंग है ना, ऐसे लाल रंग के कपड़े पहन करके, ऐसे पीले रंग के कपड़े पहन करके अपने बच्चों को नहीं निकालते, क्योंकि ये कपड़े ऐसे हैं आचुरियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो गुम हो जाता है, उसे बोलते हैं। उस दिन ढोल नहीं बजते, उस दिन ये बाजे नहीं बजते, बाजे सुन के आचुरी आती है, अट्रैक्ट कर लेती है। आप इस इमेजिनेशन के साथ गंगा जल में चल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 4 दिन, वो आदमी कहेगा मैं 40 दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ। टूरिज्म के तो कॉन्सेप्ट देखो ना, क्या कमी है यहाँ पे। यमुनोत्री में अभी 2 या 3 साल पहले आपने सुना होगा, डीएम साहब यहाँ के थे, एसपी साहब थे, वो दोनों आ रहे थे और पत्थर गिरे ऊपर से, बच गए। एसपी साहब को चोट भी लगी थी। पता है एक बार हमने क्या करा था यमुनोत्री में? ये यमुनोत्री वैली है, ऐसे करके ये रास्ता ऊपर को जा रहा है। यहाँ टॉप से ना बीच में क्या होता है, अचानक बुड़ 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 पत्थर गिरने शुरू होते हैं। अब वो कोई फिनोमेना होगा, हिमालय है, यंग माउंटेन्स हैं, सेटलिंग प्रोसेस में चल रहा है, अंदर इसके कहीं हो सकता है कहीं लाइम हो, ऊपर से पड़ा बारिश तो बड़बड़ होता होगा। तो हमको किसी ने बोला कि सर हमें कोई एक्स्ट्रा अलग टूरिज़्म का तरीका दिखाओ। मैंने कहा 15 दिन के लिए आओ, तुम्हें एक अलग चीज़ दिखाता हूँ। इसी में ये बीच में नदी जा रही है यमुना, इस तरफ घाटी, यहाँ पे एक गांव, यहाँ पे हमने 4 टेंट लगवाए। वहीं के लड़के जो एनआईएम के स्टूडेंट थे, उनको बोला देखभाल करो इन 6 लोगों की। ये जूलॉजिस्ट भी थे, खाने पीने का सिस्टम हो गया, अच्छी सी एक किसी घर में टॉयलेट साफ़ करके रख दी गई और उन्होंने कैमरे लगा दिए यहाँ पे। एक दिन उनको बड़बड़ गिरा, उस दिन से हमने उस चीज़ का नाम रख दिया डिज़ास्टर टूरिज़्म। मतलब आज आप देखो यूट्यूब में आदमी कौन सी वीडियो पसंद करता है, बाघ मार रहा है किसी को, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं डेथ हो रही है, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग उसे देखते हैं क्योंकि इंसान के अंदर वो प्रवृत्ति होती है ना। सर लोग उसे देखते हैं, लेकिन त्रासदी को बेचना क्या अच्छी बात है? ये त्रासदी बेचना कहाँ है यार? मतलब ये तो टर्म अपने आप में जो है हिमालय डिजास्टर टूरिज्म अपने आप में एक नेगेटिव। चेरनोबिल में सबसे बड़ा वो हुआ था, न्यूक्लियर जो हो गया था, उसको बोलते हैं डिजास्टर टूरिज्म। लोग आते हैं, डिजास्टर के बाद में आप तरक्की के लेके जा रहे हो तो इसको क्या आप खराब बोलोगे? मेरे उत्तराखंड में अगर मैं रेवेन्यू लेके आ रहा हूँ तो आप इसको क्या नेगेटिव चीज़ लेकर के चलोगे कि ये आपने ये क्यों बोल दिया? मैं तो बोल रहा हूँ कि तब उस नाम से लोग आ रहे हैं और उस नाम से आ रहे हैं कि डिस्पाइट डिजास्टर वी उत्तराखंडीज आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन स्टिल वर्क एंड वी कैन स्टिल प्रूव आवर सेल्फ। हम तो वो मैसेज दे रहे हैं, तो उस मैसेज को लेके चलना है। उनकी मैसेज थोड़ी चलनी है कि IT सेल ने, अजय कोठियाल ने ये बोल दिया और घुमा के ये कर दिया। हम इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे। रैप करने से पहले बस मेरा लास्ट क्वेश्चन कि 10 मार्च को इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, जनता फैसला करेगी। आप अब जनता के बीच में हैं तो 10 तारीख को फैसला हो जाएगा। 10 तारीख के बाद कर्नल कोठियाल अपने आप को कहाँ देखते हैं, अपना रोल क्या देखते हैं? एक फौजी के पास हमेशा एक प्लान बी भी होता है। अगर आपकी जीत हुई तो आपके रोल डिफाइंड होंगे, लेकिन अगर आपकी हार हुई तो आपका रोल क्या होगा? पाकिस्तान से लड़ते हुए इंडियन आर्मी कभी नहीं सोचती कि मैं प्लान बी देखूंगी कि अगर मैं हार गया तो क्या करूंगा। इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा था कि फौजी कभी हारने के लिए नहीं लड़ता, लेकिन एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर आदमी को हार के लिए भी तैयार रहना होता है। उस तैयारी के साथ चलो। हम तो हार जीत वाली पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे, हम तो उत्तराखंड निर्माण की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का निर्माण करना है, आम आदमी पार्टी को पावर में आना है। जनता इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर रही है और ये बड़ी चीज़ नहीं है। युद्ध है, दुश्मन होता है तभी युद्ध होता है। दुश्मन हमारे सामने है, ये बीजेपी और कांग्रेस के जो इन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। युद्ध लड़ने की कोई जगह होती है, कोई डेट होती है, वो है 14 फरवरी, जिसका आप कह रहे हैं 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। उसकी एक सेना होती है, कौन युद्ध लड़ेगी? वो सेना है हमारे पास, हमारी महिलाएं, हमारे यूथ है, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, ये लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये वो सेना है और हथियार है हमारे पास। हर आदमी का एक ही पावर है वोट की, आपकी और मेरी। आप अगर ये गन लेके चल रहे हैं ना तो ये मत समझना कि आपके पास 2 वोट के अधिकार है। आपका भी एक है, मेरा भी एक है। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी एक है। जनता ने अपना हथियार यूज़ करना है। आम आदमी पार्टी पावर में आ रही है, उत्तराखंड 6 महीने में दिखेगा कैसे सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऑन दैट नोट, क्योंकि आप एक फौजी हैं, तो हम लोग लास्ट में आपसे वही पूछेंगे कि इस इलेक्शन में लोगों के बीच में, जनता के बीच में हाउस द जोश नहीं आपको कहते हैं जब फौज की टुकड़ी, भारतीय फौज की टुकड़ी दुश्मन पे अटैक करने जाती है और सामने से गोली नहीं चल रही है, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो आप गलत दिशा में जा रहे हो और या फिर आप एम्बुश में फंसने जा रहे हो। हमारे पे तो बीजेपी भी टारगेट कर रही है, कांग्रेस भी टारगेट कर रही है। इसका मतलब दिशा भी सही है, अपना एम्बुश में भी नहीं फंस रहे हैं। और जिस टाइम पे हम सोच रहे हैं कि तरक्की शुरू करेंगे, हम बिल्कुल वैसे के वैसे चलते जा रहे हैं। बद्रीनाथ हमारे साथ है, गोलजू देवता हमारे साथ है, केदार बाबा को तो हमें बोलते ही हैं भोले का फौजी, गंगोत्री हमारी माँ है जहाँ पे कि हमने सीखा सब चीज़ें। ये सब चीज़ें हैं तो क्यों चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
और ये थे हमारे साथ कर्नल कोठियाल, जो कि आम आदमी पार्टी का सीएम फेस हैं। और अब आप लोग तय कीजिएगा कि उनसे जो भी बातचीत हुई ऑन मेरिट्स, आपको वो बातचीत कैसी लगी, वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।